हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास अपना 7th क्लास की एनसीईआरटी भूगोल हम ख़त्म कर चुके हैं, तो आज से हम शुरू करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी भूगोल, जिसका चैप्टर फर्स्ट होगा हमारा संसाधन। ठीक है, तो संसाधनों के बारे में यदि हम एक जनरल सी बात बोलें कि संसाधन क्या हैं, आप अपने चारों ओर देख सकते हैं, जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। फ़ोन है आपके पास, या आपके पास ईयरफोन है, पेन है, कॉपी है, ये सभी क्या हैं? संसाधन है। पढ़ाई से रिलेटेड ये आपके पास संसाधन है। ठीक है, उसी प्रकार आप प्यास लगती है, आपके पास पीने के लिए जल है, जल को भी आप भर दे किसमें, ग्लास है, तो वो भी एक संसाधन है। ठीक है, तो बात करें संसाधन की, एक डेफिनेशन ले लेते हैं संसाधन। उससे पहले हम अपना लास्ट क्लास का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर था भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थारू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने संसाधन पे आ जाते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वह संसाधन कहलाती है। ठीक है, चलिए एक बार बात कर लेते हैं संसाधन के बारे में कि वह कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ठीक है, इस बारे में बात करें कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, तो वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य हो। ठीक है, तो क्या होता है, जिस चीज़ का कोई मूल्य है, जैसे जल है, वायु है, इनका इतना अत्यधिक मूल्य है कि कोई इनको मानव द्वारा तो ये बनाए ही नहीं जा सकते, है ना। तो इस प्रकार से ये इनका मूल्य बहुत ज़्यादा है और ये संसाधन बनते हैं जिनका मूल्य होता है। इसी प्रकार इनका उपयोग एवं इनकी उपयोगिता इन्हें मूल्य प्रदान करती है और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अब मूल्य का अर्थ समझें कि मूल्य का अर्थ क्या है। तो मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के रूप में मैं बात करूं तो धातुओं का जो है वो आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य की बात करें तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। ठीक है, कुछ संसाधनों की और बात कर लेते हैं। संसाधन के ऊपर जितना ज़्यादा हम बात कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको समझने में आसानी होगी। तो एक जनरल सी बात करें कि कुछ संसाधन समय के साथ ना आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं, आपके पास हमारे बुजुर्ग हैं जिनके नुस्खे आप सभी ने देखे होंगे। वो इतने बढ़िया नुस्खे बताते थे कि काढ़ा पी लो, ऐसे बना लो, दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं होती थी। वो क्या हो गया, उसका भी आर्थिक मूल्य कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उस नुस्खे को पेटेंट कराया तो उसका क्या होगा, वो मेडिकल फर्म द्वारा उसकी रेसिपी ली जाएगी उस काढ़े की, उसको बेचा जाएगा या वो आपके नाम पे पेटेंट हो जाएगा, तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से उसका आर्थिक मूल्य बन जाएगा। ठीक है, एक जनरल सी बात ही, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपनी स्लाइड पे जो है संसाधन के प्रकार पे बात कर लेते हैं। संसाधन के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात जो संसाधन है वो प्राकृतिक रूप भी हो सकते हैं, मानव द्वारा निर्मित भी हो सकते हैं, और जो मानव है वह भी एक संसाधन ही है। बात करें प्राकृतिक संसाधन की, तो जो संसाधन प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, आगे बात करें, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत एवं पुनः पूरित हो सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित भी हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। जैसे हमें बोलते हैं ना, सेव वाटर सेव लाइफ। ठीक है, मृदा बचाओ जीवन बचाओ, इस तरह की बातें, स्लोगन आपको सुनने के लिए मिलते हैं। तो ये इसीलिए है कि नवीकरणीय संसाधन हैं, इनका जितना ज़्यादा आप लापरवाही से प्रयोग ना करें उतना ज़्यादा बेहतर होगा।
ठीक है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या भी है। और हमने लास्ट क्लास में भी एक क्लास में बात की थी कि जल का कितना प्रतिशत, पीने योग्य जो जल है उसका कितना प्रतिशत हमारी पृथ्वी पर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अनवीकरणीय संसाधन की। तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत एवं पुनः पूरित करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का उदाहरण लें इस प्रकार के संसाधन की, तो जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला है, पेट्रोलियम है तथा प्राकृतिक गैसें हैं। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको बनने में इतने हजारों वर्ष लग जाते हैं कि मानव जीवन की अवधि से भी बहुत अधिक है। ठीक है, ये जो समय है इनके बनने में वो मानव जीवन की अवधि से भी बहुत अधिक है। आप सभी को पता होगा कोयला, पेट्रोलियम कैसे बनते हैं और ये कितना, इनको हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर, ठीक है, कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी विभिन्नता भी आपको देखने को मिलती है पृथ्वी पर। कहीं पर्वत हैं तो कहीं मैदान है तो कहीं पठार हैं, ठीक है, तो कहीं नदी हैं। तो हर जगह हर संसाधन नहीं हो सकते हैं आपके पास, है ना। ठीक है, चलिए, यहाँ मुझे लगता है आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर लें तो लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लौह अयस्क से लोहा बनाना नहीं सीखा था, लेकिन जैसे ही लोगों ने उससे सीखा तो क्या हुआ, लौह अयस्क एक संसाधन बन गया। ठीक है, उसका यूज़ होने लग गया और लोग प्राकृतिक संसाधनों का लोगों ने उपयोग कैसे किया, पुल बनाने में। सीमेंट होता है, पत्थर से बनता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन को अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया, उन्होंने अपना संसाधन बना लिया अपनी नॉलेज लगा के, अपनी कुशलता से। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनाई, मशीन बनाई, वाहन बनाए। तो ये इस तरह के संसाधन मानव निर्मित संसाधन हैं। बात कर लेते हैं प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, और आगे बात करें, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मानव ने प्रकृति के संसाधनों का अपनी कुशलता के अनुसार उपयोग में लाकर उसे अपने अनुरूप अपना संसाधन बनाया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मानव संसाधन। तो मानव संसाधन, चूंकि मानव खुद ही एक संसाधन है और लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा ज्ञान हो, कुशलता हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग जो है वो मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुमूल्य संसाधन बनाने में जो है लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ये भी डेफिनेशन देख लीजिए आप। ठीक है, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। आगे बात करें संसाधन संरक्षण की। हमारे पास संसाधन बहुत हो गए, लेकिन क्या है कि क्या ये संसाधन हमेशा के लिए रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। जब आप उनका लापरवाही से यूज़ करते जाएंगे, दोहन करेंगे, नष्ट करेंगे, तो उनका संरक्षण भी तो ज़रूरी है ना। आगे आने वाली पीढ़ी को भी तो वो चीज़ मिले जो हमें मिली है ना। तो बात करें संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है।
क्या है, SDG गोल्स हैं। मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, SDG गोल्स है, 17 गोल्स हैं, लेकिन आप कोई भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं बताते हैं। पता नहीं आप लापरवाह आप हैं या हम आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे, समझ नहीं आता। आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है डिलाइट IAS की तरफ से, लेकिन फिर भी आप इग्नोर पे इग्नोर करते जाते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो SDG गोल्स एटलीस्ट कुछ तो गोल्स लिखिए। 17 गोल्स हैं, उनके बारे में लिखिए। ये हर पहलू को छूते हैं, हर क्षेत्र को छू के ये जो हैं गोल्स लक्ष्य बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए बात करें सतत पोषणीय विकास की। इसके बारे में अगर हम डेफिनेशन लें तो सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी जो पीढ़ी है, जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी हैं, जो हमारी जनरेशन है, उसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। आप उदाहरण लीजिए, यदि जल है, जल का हम दोहन इतना कर लेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ जल बचेगा ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा उनका। ठीक है, उनकी तो जीवन जो है वो बहुत कष्टदायी हो जाएगा, कह सकते हैं नष्ट ही हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो संसाधनों का संरक्षण हमें करना चाहिए, और प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो मानव निर्मित संसाधन हो, चाहे वो मानव ही क्यों ना हो। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनर्चक्रण करे, पुनः उपयोग करके उसमें योगदान दे सकता है। और एक विभिन्नता भी बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पेड़ हमसे जुड़ा है, हम पेड़ पौधों से जुड़े हैं, जीव जंतु हमसे जुड़े हैं। यदि हम जीव जंतुओं के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, है ना। और सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं, जिनके बारे में मैं आपको ऑर्डरली ऐसे बता देती हूँ। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना इसमें आता है सिद्धांत में। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना आता है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना भी सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में आता है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, ठीक है, ये संरक्षण में भी आपको एक सिद्धांत है, संरक्षित करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करें। ठीक है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाएं, समुदायों और अपने पर्यावरण की देखभाल भी करें। तो इस प्रकार के कुछ सिद्धांत हैं जिनको आप फॉलो करके संसाधनों का संरक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, आज की हमारी क्लास का चैप्टर जो तो हमारा फर्स्ट था वो अभी इतना ही था, तो यहीं हम समाप्त करेंगे अपनी क्लास। लेकिन अभी आप उससे पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारे इसी क्लास में हमने पढ़ाया है, आपको भी बताया है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिलाइट IAS, जिसकी आपको PDF, इस क्लास की PDF भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो क्विज़ भी जो आती हैं, डेली क्विज़ होती हैं, वो भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगी, जो आपकी नॉलेज गेन करेगा और आपको UPSC का लक्ष्य प्राप्त करने में भी मदद करेगा, और जल्दी से जल्दी आपको लवासना भी पहुँचाएगा। यदि आप कोऑपरेट करते हैं, यदि आप खुद के लिए भी, खुद ये ना आप ही के लिए है, समझ रहे हैं आप खुद के लिए कोऑपरेट करिए। इससे हमारा फ़ायदा नहीं है, इससे आपका ही फ़ायदा है, आपके लक्ष्य प्राप्ति में ही फ़ायदा है। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करिए और डिलाइट IAS को ऊंचा लेके जाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।